साहित्य एवं साहित्यकारों के लिए उनके मन में सदैव ही एक विशेष प्रकार का अनुराग रहा है। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने साहित्यकारों को एक मंच प्रस्तुत करने के लिए सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस आयोजन को उदयपुर में कराने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। इस अधिवेशन का महत्व इस बात से भी है कि पंडित नागर जी ने अपने प्रयासों से इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित करवाया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और लिखी देवनागरी। आपके प्रयासों से 21 अगस्त 1948 को मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा गोपाल सिंह ने हिंदी विद्यापीठ को राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के रूप में लोक शिक्षण का विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। महाराणा स्वयं राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने, पर इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह विद्यालय नहीं हो सका। आपके प्रयासों से 1958 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना इसके सभागार में हमारे आप इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। आपने अपने कार्यकाल में अनेक प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए, जिनसे अकादमी की राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा बढ़ी। इन कार्यक्रमों में अंतर प्रांतीय साहित्यकार बंधु यात्रा राष्ट्रीय आवाज में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हुआ। राजस्थान के साहित्यकारों की राष्ट्रीय स्तर पर उज्ज्वल छवि बने, साहित्यकारों में पारस्परिक सद्भाव बढ़े, नवोदित साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इस तरह और महत्वपूर्ण रचनाओं को पुरस्कृत और सम्मानित कर उच्च स्तर के लेखन की सभ्यता को संबल मिले, ऐसे सार्थक प्रयास आप द्वारा किए गए। आपको राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 1968 में सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी से सम्मानित किया गया। गुजरात साहित्य संगम द्वारा आपको संगम चंद्र की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जैसा कि कहा जा चुका है, आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपका साहित्यिक व्यक्तित्व भी अन्य आयामों की तरह सर्वव्यापी और महान रहा है। आपने साहित्य की समस्त विधाओं में लेखन कर समाज और राष्ट्र की समस्याओं और जीवन के विविध पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया है। आप हिंदी के यशस्वी साहित्यकार हैं। आपने अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, जिनमें आचार्य चाणक्य, पति का स्वर्ग, उदा त्यागा, जीवन का सत्य, व्यवस्था मनु, अमृतम गमय। आपने कहानी साहित्य में योगदान करते हुए लगभग 200 से अधिक कहानियां लिखी, जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पंडित जनार्दन राय नाटक की कहानियां प्रथम व द्वितीय नाम से प्रकाशित किया गया है। आपने उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें जगतगुरु शंकराचार्य व श्री रामराज्य प्रमुख हैं। गद्य गीत के अंतर्गत एक शांत आलोक में प्रसन्न शीर्षक से राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। बाल साहित्य के क्षेत्र में घर में बालक व शाला में बालक शीर्षक से प्रमुख रचनाएं हैं। आपका बहुत सा साहित्य विविध विधाओं में अप्रकाशित ही रह गया है, जिनमें गद्य गीत, उपन्यास, नाटक, जीवन चरित्र, डायरी, अध्यात्म विषय ग्रंथ आदि। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका योगदान सदैव स्मरणीय है। आपने अनेक पत्रों की स्थापना, लेखन व संपादन किया है। ऐसे पत्रों में प्रमुख हैं वसुंधरा, जनमंगल, जन संदेश, रावली आदि। इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न अकादमियों की पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनमें राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती, राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्वर्णमंगला, राजस्थान उर्दू अकादमी की नतृष्णा आदि पत्रिकाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बाल हित, कल्कि, समाज शिक्षण, शोध पत्रिका भी प्रमुख है। आपके द्वारा रचित गद्य गीतों की चर्चा करें तो यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि आपने लगभग 2000 से अधिक गद्य काव्यों का सृजन किया है। आपके गद्य गीतों में भावात्मकता का प्रवाह है, चिंतन धारा के साथ अनुभूति की आत्मीयता है, भाषा का अपना तेज है, राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता की शब्दावली है। आपके गद्य गीतों का अपना विशिष्ट स्वरूप है। व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वजनिक बनाकर प्रस्तुत करने की कला आपकी अपनी विशेषता है, जो अनुभवों से विकलित अहम राष्ट्र की चेतना और आत्मा की ऊर्जा बनकर बैठती है। ये गद्य गीत आपकी तरल भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है।
तथा सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है। जीवन के जयघोष का उद्घोष पंडित नागर जी का अपना वैशिष्ट्य है। वे अपने निजी अनुभवों का चैतन्य जगाते जीवन के दर्शन और पुरुषार्थ का स्तुति गान करते हैं। वे कहते हैं, जीने का यह मेरा अगाध विश्वास है जो धरती पर मुझे गति देता है और आसमान को मेरे गीतों में भर देता है। धरती पर साथ साथ चलकर मैं स्वयं को अनेकों के साथ एक करता हूँ और आसमान में एक साथ होकर मैं अनेकों का विराट एक हो जाता हूँ। इन गीतों में भारतवर्ष के प्रति समर्पण, उसकी महिमा का वर्णन व उसकी स्वाधीनता के बंधन के गीत हैं। इन गीतों में राष्ट्र के प्रति अनंत समर्पण का भाव है, किंतु राष्ट्रीयता यहाँ संकीर्णता से बहुत ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व व मानवीयता से ओतप्रोत एक विचार है, एक अनुभूति है। वे कहते हैं, भारत धरती का एक घेरा है, भारत दिशाओं की सीमा है, भारत वर्चस्व और ममत्व का एक नाम है, परंतु भारतीयता की कोई सीमा नहीं है। आपका नाटक साहित्य भी जीवन के विभिन्न अनुभवों के संघात का परिणाम है। वे यहाँ भी जीवन के श्रेष्ठमय स्वरूप को ही उजागर करने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक आज के भौतिकवादी युग को अध्यात्म का संदेश देता है। इसमें आध्यात्मिक चिंतन है, ज्ञान का गांधीर्य है, तपस्या का तेज है और ब्रह्म ज्योति जिसके आलोक में मानव को अमृत की ओर ले जाना ही नाटक का उद्देश्य है। प्राचीनता और आधुनिकता के ताने बाने से रचा गया नाटक है बेवस्तव मनु। प्रस्तुत नाटक में वर्तमान की पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के आलोक में महत्वपूर्ण कथन किया गया है। मनु का चरित्र एक आदर्शवादी ऋषि का चरित्र है जो जगत का कल्याण करने के लिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कर वृषभ की रचना करता है और उसी के लिए वृषभ की बलि देता है। नाटक में इस यथार्थ का चित्रण किया गया है कि विज्ञान का चरम उत्कर्ष यदि बहुवादी संस्कृति और सत्ता के मत को संतुष्ट करने लगे तो परिणति में प्रणय ही सामने आएगा। उससे चरण पाने का एकमात्र उपाय प्रभु की शरण में जाना है। मनु इसी आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं कि इस आकाश के नीचे धरती पर प्रकाश मति और अमृताकांक्षी मानव का आविर्भाव करें। पतित का स्वर्ग नाटक में यथार्थ जीवन में स्त्री जीवन की त्रासद स्थिति का चित्रण किया गया है। वेश्या समस्या पर अपने युग की आधुनिक शैली में लिखा गया यह नाटक रोचक होने के साथ ही आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवाद का द्योतक भी है। लेखक ने जहाँ शरद को वेश्या की बेटी होते हुए एक सरल हृदय सरस युवती के रूप में चित्रित किया है, वहीं श्रीलेखा के रूप में एक आदर्श भारतीय युवती का चरित्र अंकित किया है जो देना ही जानती है, लेना नहीं। आपका आचार्य चाणक्य नाटक राष्ट्रीयता की भावना पर बल देने वाला ऐतिहासिक नाटक है। पंडित नागर जी जनतंत्रीय जीवन पद्धति के पक्षधर हैं, इसीलिए आचार्य चाणक्य को उन्होंने आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत किया है। सब प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनने के योग्य गुणों से युक्त दिखाया गया है। मेवाड़ के महाराणा उदा के चरित्र को लेकर आपने उदा हत्यारा नाटक की रचना की। यह नाटक वस्तुतः पाप के परिणाम को निर्देशित करता है। लेखक ने प्रस्तुत नाटक के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पाप करके महाराणा तो बन सकता है किंतु सुखी नहीं हो सकता है। उदा को पाप का परिणाम को भोगना ही पड़ा, सिंहासन झुका, मेवाड़ छोड़ना पड़ा और मृत्यु उसके राज्य में जाकर हुई। पंडित जनार्दन का नागर एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आपकी लगभग 200 से अधिक कहानियां हैं। ये कहानियां आदर्शवादी हैं जो पाठकों को समाज सुधार व आत्म उत्सर्ग की प्रेरणा देती है। कुछ कहानियां उद्देश्यात्मक भी हैं। पंडित नागर जी कम से कम घटनाओं के माध्यम से कथानक, चरित्र, वातावरण आदि की सृष्टि कर कहानी के कलात्मक रूप को विकसित करने वाले
कथाकार थे। उनकी कहानियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कथाकारों के साथ मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपकी कहानियों के विषय विविधतापूर्ण हैं। आपकी कहानियों में जीवन के कई रंग देखे जा सकते हैं। आपकी प्रमुख कहानियों में शुमार है मोती, करीमा की, मियाँ मजनू, यह और वह, रातब, आज और कल, ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ, बंदूक और बिटिया, चिप्पी और चेका, उदिया, अलग पहचान आदि प्रमुख हैं। करीमा की सांप्रदायिकता के जहर से अछूता पागल समझा जाने वाला एक गरीब फकीर है। वह संवेदनशील है, सभी के साथ आत्मीयता का अनुभव करने वाला व्यक्ति है। करीमा की हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक समझाने की चेष्टा करता रहा। वह कहता है, मेरी लाश कुचल कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों का अन्न मैंने खाया है। खुदा के नाम पर मैं जिंदगी के 125 वर्ष दर दर घूमा हूँ। आज तुम्हें बिसर गया है, यानी भूल गया है शादी करते, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा की ही हम दोनों संतानें हैं। वह मोहब्बत पाक है। मैं जीवित हूँ तब तक न उठूंगा, पूरे जी में खुदा नहीं है। नागर जी वर्तमान जीवन की समस्त समस्याओं को, संबंधों की संवेदनाओं को, जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उपन्यास साहित्य में भी आपके उपन्यास जगत गुरु शंकराचार्य 10 खंडों में महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास का वैशिष्ट्य इसके वृद्धाकार होने में है। इसके संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि लेखक ने इसमें 13.5 वर्ष अर्थात एक युग के चिंतन, मनन और सृजन की तपस्या के अनवरत क्रम द्वारा शंकराचार्य के युग को साकार कर दिया है। यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना ही सांस्कृतिक भी है, जितना साहित्यिक है उतना आध्यात्मिक भी है, जितना वैज्ञानिक है उतना ही प्रामाणिक है, जितना लौकिक है उतना ही पारलौकिक है, जितना भौतिक है उतना ही दार्शनिक भी है। लेखक ने वर्तमान समय की जटिलताओं के संदर्भ में शंकराचार्य की वैज्ञानिक दृष्टि को आधार माना है। वे कहते हैं, शंकराचार्य की वैज्ञानिक दृष्टि से आज की तीन कर्तव्य विमूढ़ता को दिशाबोध प्राप्त हो सकता है। आज के मानसिक तनाव से संसार मुक्ति पा सकता है। इस चिंतन धारा से विनाश की आशंका से मुक्ति मिल सकती है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह सृष्टि की समस्त दर्शनों और समस्त साधनाओं का आधार है। जगत को देखने की दृष्टि आत्मा की दृष्टि है, परमात्मा की मति है। इस ईश्वरीय मति में काल सहज है, देश योग्य है। वे इस उपन्यास में वर्तमान नियति के बारे में कहते हैं। आज के समाज का संदर्भ व्यक्तिवाद का है, जबकि मानव मंगल की सामाजिकता की दार्शनिकता का आधार व्यष्टि और समष्टि का है। समग्र रूप में यह उपन्यास वर्तमान के आलोक में अतीत का आलोकमय चित्रण कर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सशक्त आधार प्रस्तुत करता है। यही इसका वैशिष्ट्य भी है। उपन्यास का लक्ष्य मानव में अपराजेय आत्मविश्वास का निर्माण करना है। इसके साथ ही मानव में व्याप्त भेदभाव व वैमनस्य को समाप्त कर समता उत्पन्न करना है। आपका दूसरा उपन्यास रामराज्य संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय की कहानी है। इसका अपना विशेष आध्यात्मिक चैतन्य है। अंधकार का भेदन कर आलोक की ओर अग्रसर होने का इसका अपना संदेश है। भौतिकता से आध्यात्मिकता की दिशा में मुड़ने का उद्बोधन है। बुराई त्याग कर अच्छाई की ओर चलने का दिशा बोध है। इतिहास, पुराण और लोक जीवन का ऐसा अद्भुत संगम अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। पंडित जनार्दन राय नागर साहब का साहित्य समाज को उज्जवल से उज्जवल तक होने का मार्गदर्शन करता है। आपके साहित्य में लोक मंगल का चैतन्य ही
सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। नागर जी ने बच्चों के लिए भी लिखा है घर में बालक। इस संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपका मानना है कि शिक्षा द्वारा मानवीय संस्कार जागृत किए जा सकते हैं। इससे मनुष्य अपने पशुत्व को त्यागे और मानव बनने की दिशा में अग्रसर हो, साथ ही देवत्व के लिए प्रेरित हो। आप सदैव भारतीयता के पक्ष में रहे हैं। भारतीयता में उदारता का लक्षण संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानने में कहा गया है। साथ ही शिक्षित होने से आपका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने समान सभी प्राणियों को समान समझे। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने शिक्षा के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण उनके गंभीर एवं मौलिक चिंतन के साथ विद्यमान है। आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में घर का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि घर ही शिक्षा का प्रथम मंदिर है। वे कहते हैं घर ही राष्ट्र का मूल ध्येय है। वे वर्तमान घर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखते हैं, हमारे घर में मूर्खता, जड़ता तथा स्वार्थपरता का बोलबाला है। नैतिकता का सच्चा रूप नष्ट हो चुका है। मानसिक गुलामी का बोलबाला है। इसके साथ ही वे शिक्षा के प्रसंग में शाला के महत्व को शाला में बालक नामक पुस्तक में स्पष्ट करते हैं। यह पुस्तक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की उपयोगिता बताने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें बालक की समस्याओं का व्यवहारिक स्वरूप बताया गया है। इसमें उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बालक का नेतृत्व स्वीकार करना, उसमें सहयोगी प्रवृत्ति जागृत करना, उनका सहयोग लेना, संपर्क द्वारा अपने अनुभवों को विकसित करना आदि उपाय सुझाए गए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नागर जी का विशेष योगदान रहा है। आपने पत्रकारिता के नए चीजें तैयार करने के लिए कुछ अभिनव प्रयोग भी किए हैं। आपने उस समय देश विदेश के समाचार आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक अनूठी व्यवस्था की। श्याम पट पर खास खबरें लेकर जगह जगह रख देते थे। आपने विद्याभवन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित बाल नामक मासिक पत्रिका का सन 1938 से 1945 तक संपादन किया। अपने संपादकीय लेखों में उन्होंने बालकों की समस्याओं का समय समय पर उल्लेख किया है। विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र वसुंधरा का सन 1946 से 1948 तक संपादन किया। साहित्य पत्रिकाओं में आपके द्वारा संपादित राजस्थान साहित्य को आज भी बड़े आदर से के साथ याद किया जाता है। सन 1950 से 1951 तक कल्पी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इसके अतिरिक्त भी कई पत्रिकाओं के संपादन, प्रकाशन और संस्थापन में आपका योगदान अविस्मरणीय है। पत्रकारिता के संबंध में आपका मंतव्य था कि उसे व्यावसायिक नहीं बनाया जाना चाहिए। जनार्दन राय नागर के बहुमुखी व्यक्तित्व के साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करने का प्रयास प्रस्तुत पत्र में किया गया है। आशा है इस पत्र के माध्यम से जनुभाई के व्यक्तित्व कृतित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष से परिचित होने का अवसर मिला होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हुसैन जी। लगभग सभी पक्षों पर आपने अपनी बात रखी। इस बहाने से हम जनुभाई के जीवन के विविध आयामों को ठीक से जान पाए। मैं अब श्रीमान विष्णु शर्मा हितैषी जी को आमंत्रित